बोलो भारत माता की वंदे वंदे। लक्ष्मण जी हेड़ो लूंठो भाषण दियो। हिंदी में बोलूं मारवाड़ी में बोलूं? हिंदी दो ही मिक्स करता हो पर का एड़ा कौन कौन वहां प्रवासी है जाने हिंदी समझ में मारवाड़ी समझ में नहीं आए। एक बार हाथ तो ऊपर करो, मैं शकल तो देखूं हमारे। चलिए, आप सबको अभी जब लक्ष्मण जी ने भाषण दिया, मैं सोच रहा था कि इस भाषण के बाद में अब बच क्या गया है भाषण देने के, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक बात कही कि हैदराबाद को मुक्त कराने में सरदार पटेल साहब ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। देश के एकीकरण में निश्चित रूप से आजादी के बाद में जब कोई कल्पना नहीं करता था और अंग्रेज जिस बात को पूरे जोर शोर के साथ में कहते थे कि यह भारत कभी एक देश नहीं रह पाएगा, टुकड़ों में बंट जाए, तब सरदार पटेल ने सारी रियासतों को इकट्ठा करके और भारत को एकीकरण किया। लक्ष्मण जी, एक चीज और बता दूं आपको, इस हैदराबाद को एक करने में लिए जो सेना यहां आकर के लड़ी थी वो जोधपुर से आई थी। ऑपरेशन पोलो को कमांड करने के लिए जो सेना यहां आई थी, उसके कमांडेंट कर्नल दौकल सिंह जी मेरे परिवार के थे। इसलिए हैदराबाद की मुक्ति में थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है। मैं सिर्फ लक्ष्मण जी को याद दिला रहा था, अपनों भी है। आदरणीय तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया और पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष मेरे मित्र आदरणीय रामचंद्र राव जी, मंच पर उपस्थित संसद के साथी मेरे बड़े भाई आदरणीय लक्ष्मण जी, इन्होंने बाल काले किए, मैं बाकी मेरे जैसे ही हैं। मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, और आज इस प्रवासियों की सभा में जहां आकर के मुझे तेलंगाना में भी ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हूं। सब प्रवासी बंधुओं बहनों, आपके स्वागत के लिए और इतनी देर तक प्रतीक्षा करने के लिए मैं आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। तो जैसा आदरणीय लक्ष्मण जी ने कहा, आज वंदे मातरम का 150वां जो है स्मरणोत्सव है। मुझे सौभाग्य मिला सुबह सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ में शिरकत करने का। वंदे मातरम गीत को रचने के पीछे जो बंकिम दा की छोटी सी बात कहकर के फिर अपने चुनाव की चर्चा करता हूं। बंकिम दा को जो प्रेरणा मिली थी, बंकिम बाबू को, बंकिम बाबू एक डिप्टी कलेक्टर थे और बैरकपुर जिले में वहां बंगाल में उनकी पोस्टिंग थी, सरकारी अधिकारी थे। वो अपने सरकारी काम के लिए एक पालकी में बैठकर, जिस तरह की उस समय व्यवस्था थी, और बैरामपुर चौक से गुजर रहे। जब वहां पहुंचे तो सामने मैदान में कुछ अंग्रेज अधिकारी क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी पालकी को अंग्रेज अधिकारी ने रोक दिया कि आप यहां से नहीं जा सकते, क्योंकि दास्ता का समय था, क्रूरता का समय था, अत्याचार का समय था, भारत के स्वाभिमान को नित्य प्रतिदिन कमजोर करने का समय था। उनकी पालकी को रोका। उन्होंने कहा आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जाना है, ऑफिस के काम से जा रहा हूं। तो जो अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने कॉलर खींच करके बंकिम बाबू को उस पालकी से नीचे गिराया और उनके ऊपर शारीरिक प्रहार किया, उनको मुक्के मारे। बंकिम बाबू ने उस अपमान का बदला लेने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया। उनके ऊपर बहुत सारा दबाव था। अंग्रेज सत्ता को चुनौती देना न्यायालय में एक सरकारी अधिकारी के द्वारा कितना, कैसी परिस्थिति होगी आप सोच करके देखिए। और मैं जानता हूं कि इस दर्द को हैदराबाद में रहने वाले प्रवासी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि सत्ता को चुनौती देना, लेकिन सत्ता को जब सार्थक शक्ति चुनौती देती है तब सत्ताओं को झुकने पड़ता है। उन्होंने जो है एक उनके ऊपर जब दबाव आया तो एक स्थानीय जागीरदार ने उनको शरण दी, अपने गेस्ट हाउस में उनको रखा। उस गेस्ट हाउस के सामने 3-4 मंदिर उन जागीरदार के व्यक्तिगत मंदिर बने हुए, और उनमें एक मंदिर था जिसमें काली माता की मूर्ति को चेन से बांध करके, श्रृंखला से बांध करके रखा हुआ था। उस मूर्ति ने उनको प्रेरणा दी कि मेरी भारत माता इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और तब उनके मन में ये वंदे मातरम का गीत उदित हुआ। उस समय वो एक उपन्यास लिख रहे थे, आनंद मठ, जो बंग दर्शन किताब में, बंग दर्शन अखबार में
क्योंकि एक साथ नहीं छप सकता था, अंग्रेजों का प्रतिरोध था, अंग्रेजों का की गुलामी का समय था। वो रोजाना उसके एक एक पन्ना उस अखबार में हर सप्ताह उसमें छपता था। आज के दिन 1875 में ये वंदे मातरम पहली बार उस बंग दर्शन अखबार में छपा था। आज 150 साल पूरे हो गए। उस समय में वंदे मातरम ने इस देश को आजाद कराने की उस पूरे युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 1875 से लेकर के 1947 में जब देश आजाद हुआ, इस पूरी यात्रा में आजादी के सिपाहियों, आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों के आपसी अभिवादन से लेकर के ऐसे अनेक घटनाएं इतिहास में मिलती है। जब गोली लगने के बाद में मातंगी ने हाजरा जो है, उसका अंतिम शब्द जो निकला था वो वंदे मातरम था। लाठियों के हर लाठी के प्रहार, उस हर प्रहार पर जो आवाज निकली थी वो वंदे मातरम थी। शिलाओं पर जब लिटा दिया गया था, बर्फ की शिलाओं पर, वो चीत्कार नहीं निकलती थी, उनके मन से जो आवाज निकलती थी वो निकलती थी वंदे मातरम। हर कोड़े की मार पर, अपने यहां पे भी जो है तेलंगाना में भी ऐसे शख्स हुए, रामचंद्र जिनका नाम अपने आप में रामचंद्र, वंदे मातरम रामचंद्र हो गया। हर कोड़े की मार पर उनके जबान से जो शब्द निकला था वो वंदे मातरम था। उस वंदे मातरम के उद्घोष ने इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। दुर्भाग्य से वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए गए। और आज प्रधानमंत्री जी ने उस सभा में जो बात कही वो बहुत बड़ा संदेश था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को जिस दिन काटा गया, उसका जिस दिन बांटा गया, उन बांटने वाली मानसिकता के लोगों ने उस दिन हिंदुस्तान के बंटवारे के बीज बो दिए थे। आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की संकल्पना के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और एक परिदृश्य बदलता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से आज प्रवासियों के इस सम्मेलन में इनका अभिनंदन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गई, पॉलिटिकल पार्टी बन गई। बेशक भारतीय जनता पार्टी आज देश में कांग्रेस का जब उत्कर्ष था, उस समय में कांग्रेस जितने प्रदेशों में शासन करती थी उससे ज्यादा प्रदेशों में शासन करती है। आज उससे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उससे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उससे ज्यादा प्रदेशों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी के हैं, स्थानीय प्रशासन में भी उससे ज्यादा यूनिट्स जो है भारतीय जनता पार्टी के पास में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केवल 2 सांसदों की पार्टी थी, या उससे पहले जनसंघ के जमाने में जब उंगली पे गिन सकने वाले लोगों के ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, लक्ष्मण जी, उसको इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान, इस प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान। भारतीय जनता पार्टी अगर आज के स्वरूप में पहुंची है, इस झंडे को किसी ने गांव गांव तक पूरे देश में बुलंद किया, वो इन प्रवासियों ने किया। जब कहीं कोई नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के विचार का नाम लेवा नहीं होता था, तब जनसंघ की इस विचारधारा के झंडे को जिंदा रखने और खड़ा करने का काम कोई करता था, वो प्रवासी करता था। और केवल विचार के आधार पर नहीं, अपने खून पसीने की कमाई से धन दे करके इस भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम किसी ने किया, इन प्रवासियों ने किया। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं, इनका अभिवादन करता हूं। भारत का आज जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के उस नाव में, उस रथ पे सवार होकर के जिस रास्ते पर चल रहा है, माननीय मोदी जी जिसके सारथी हैं, उस रथ के पहिए की कील अगर कोई है, वो ये हमारे प्रवासी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचा। आज जुबली हिल में चुनाव हो रहा है, जिस संदर्भ में हम सब लोग यहां एकत्रित हुए। 2014 में जब देश ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, उसके ठीक बाद में एक लंबे संघर्ष के बाद में इस तेलंगाना राज्य का उदय हुआ, सजन हुआ। लंबा संघर्ष था, आप सब में से बहुत सारे लोग उस संघर्ष के सारथी रहे होंगे, उस संघर्ष के भागीदार रहे होंगे, संघर्ष के साथी रहे होंगे। वहां से लेकर के एक नया प्रदेश बना, कितनी आशाओं के साथ में प्रदेश बना। लेकिन हम सबको निश्चित रूप से इस बात का आकलन करने की, अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है कि जिस सपने, जिस सोच के साथ में तेलंगाना को बनाया गया था, क्या उस सपने को हम साकार कर पाए? क्या वैसा तेलंगाना, उन जिन लोगों ने तेलंगाना को बनाने के लिए अपने आप को खपा दिया,
क्या हम वैसा तेलंगाना बना पाए? 10 साल तक इस प्रदेश में जिस परिवार की सरकार रही, उस प्रदेश ने इस प्रदेश के साथ में कितना बड़ा धोखा किया, किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह के हालात यहां पैदा कर दी। और उसके बाद एक बड़े सोच के साथ में तेलंगाना के लोगों ने एक परिवर्तन किया, बहुत सारे वादों के बुलावे में आकर के एक परिवर्तन किया। आज 2 साल बाद में हमको सोचने की आवश्यकता है, क्या उनमें से कितने वादे पूरे हुए? परिस्थितियां कुछ बदली है। चाहे पिछली पार्टी बीआरएस पार्टी जो सरकार में होगी या आज की वर्तमान की रेवंत रेड्डी सरकार, ये दोनों एआईएमएम के हाथ की कठपुतली बने हुए। आज जो कैंडिडेट है चुनाव में, देखिए, वो पिछली बार एआईएमएम के कैंडिडेट थे, अब की बार कांग्रेस के कैंडिडेट है। एआईएमएम ने कांग्रेस पर अपना कैंडिडेट नहीं होता है। ये जो नूरा कुश्ती हो रही है, इस नूरा कुश्ती को रोकने की जिम्मेदारी किसके पास? अभी आदरणीय लक्ष्मण जी बोलते थे कि आप सब लोग, प्रेम सिंह जी कह रहे थे कि आप सब लोग हनुमान हो। मैं आपके हनुमान जगाने के लिए आया। आप सब लोगों के मन में जो हनुमान जी की ताकत है उसको जगाने के लिए आया, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि प्रवासी राजस्थानी या प्रवासी भारतीय जो कहीं रहता है, वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो अपने आप में एक संस्था होता है। और क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और ये विचार हमारे पुरखों ने, हमारे लोगों ने खड़ा किया है, इसलिए पहली जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो हमारी है। हम जानते हैं, आप सबको पता है, हम मंच पे बैठे हुए लोग भी जानते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है कि इस 1 जुबली हिल के चुनाव से ये सत्ता परिवर्तित होने वाली नहीं है, सरकार बदलने वाली नहीं है। इसलिए किसी के मन में इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि इस तरह की परिस्थिति में सरकार जब बदलने वाली नहीं है, तब निरर्थक प्रयास करके क्यों फ्रंट खोला जाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं मानता हूं स्थितियां चुनौतीपूर्ण है, लेकिन क्या स्थिति उस समय से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जब वंदे मातरम लिखा और गाया गया था? क्या स्थिति उस समय से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? तब आप जो बुजुर्ग लोग यहां बैठे हैं, जिन्होंने जनसंघ के विचारधारा को यहां तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़ा किया, आज तो हमको सामने दिखाई देता है। मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, 2028 में जब चुनाव होगा, यहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, कोई ताकत यहां पे रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमको सामने स्पष्ट किनारा दिखाई दे रहा है। 2 साल के सार्थक प्रयास के बाद में यहां तेलंगाना में भी जिस तरह से भारत में कमल खिला है, तेलंगाना में भी कमल खिलेगा। लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जब जनसंघ का विचार का बीज प्रस्फुटित हुआ था, तब क्या उनको सामने किनारा दिखाई देता था? क्या वो कभी कल्पना भी करते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार होगी, पूरे बहुमत की 3-3 बार सरकार बनेगी, देश के 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की सरकार बनेगी, इस विचार की कभी सरकार बन सकती है? कोई कल्पना कर सकता था? वो पुराने लोग यहां बैठे हैं, वो जानते होंगे, कैंडिडेट नहीं मिलते थे, कैंडिडेट ढूंढ करके लाते थे, उसको चुनाव लड़ाते थे। जब चुनाव लड़ते थे, जमानत जब्त हो जाती थी, तो वो एक दूसरे को मिठाई खिलाते। वो मिठाई इसलिए खिलाते थे कि पहली बार जितने वोट आए थे, अब की बार उससे 500 फालतू आए, इसलिए एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे। उस परिस्थिति के लोगों ने जिस तरह का संघर्ष किया है, क्या उससे बड़ा संघर्ष अभी है? इसलिए इस परिवर्तन का सारथी बनना पड़ेगा, इस परिवर्तन का वाहक बनना पड़ेगा, इस परिवर्तन का सूत्रधार बनना पड़ेगा। और इस सूत्रधार बनने के लिए हम सबको जिम्मेदारी लेकर के काम करना पड़ेगा। और ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अब की बार का चुनाव जो है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए है क्योंकि ये चुनाव इस सोई हुई सरकार के गाल पर थप्पड़ मार करके इस सरकार को जगाने का चुनाव। ये चुनाव जिस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां, जिस तरह का एक्सटॉर्शन, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का दबाव, जिस तरह का आतंक आप सब लोग झेल रहे हो, उस आतंक का प्रतिकार करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी, वो सो गए, वो झुक गए, वो दब गए, वो बिक गए। उनको हकीकत से रूबरू कराने का चुनाव है, इसलिए ये चुनाव महत्वपूर्ण। वरना एक बाई इलेक्शन के लिए जिससे सरकार नहीं बनने वाली, उस सब के लिए हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर के आप सब लोगों को आधी रात तक यहां जगाने का क्या औचित्य था? लेकिन ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव 2028 में तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन करके राष्ट्रवादी लोगों को काबिज करने का, बीजारोपण करने का चुनाव। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए, बहुत लंबा भाषण देने की इन लोगों को आवश्यकता नहीं है भाई। जब इनके डीएनए में बीजेपी घूमती है, अगर डीएनए टेस्ट करा लो, जितने लोग बैठे इनके परिवार और खानदान का डीएनए टेस्ट करा लो,
इन सब के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी घुसी हुई है, राष्ट्रवादी विचार इनके डीएनए में घुसा है। इसलिए इनको भारतीय जनता पार्टी को मत देना है ये कहने की आवश्यकता नहीं, इनको नहीं, इनके आगे आने वाली 3 पीढ़ी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो खानदानी भारतीय जनता पार्टी, पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी, जहां जाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी रहेंगे। आज हैदराबाद तेलंगाना में रह रहे, कल यहां से कहीं आगे चले गए, वहां भी ये बीजेपी का झंडा लेके खड़े रहे। लेकिन अभी केवल भारतीय जनता पार्टी मैं हूं या मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूं, इससे काम नहीं चलने वाला है। अपने पूरे उस इंस्टीट्यूशन जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस पूरे इंस्टीट्यूशन को एनर्जाइज करने की जरूरत है, उसको जागृत करने की जरूरत है। 2 मंत्र पढ़ना पड़ी बाबा आपने। उस पूरे इंस्टीट्यूशन को, आपको एक अकेला नहीं है। अभी कह रहे थे कि प्रेम सिंह जी कह रहे थे कि जहां न जाए बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, जहां पहुंचा मारवाड़ी वहां वोटों की भर दी बैलगाड़ी। ये ये वो जो है मारवाड़ी की ताकत। इस मारवाड़ी की ताकत को जगाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। मनीठा अपर व्यापार काम में अपन टाइम नहीं मिले, थोड़ी मेलरी कमी वे अपर कने नहीं तो पछा હું આજ કહેવાના આવ્યો હું કે અમે ટાઈમ તો કાઢનો પડેगा। और वास्ते घणो बाहर सड़क पर फिरने की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्यादा सड़क पे घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने प्रवासी बंधु यहां बैठे हैं, उन सब के टेलीफोन में कम से कम 1000, 2000, 5000 नंबर हो। उसमें आप लिस्ट करो, लिस्ट कर करके वो चाहे जुबली हिल में रहता और नहीं रहता, वो तेलंगाना में कहीं भी रहता, उसको टेलीफोन करके कहो कि अब की बार जो है इस जुबली हिल में परिवर्तन लाना है और तुमको भी ऐसे ही टेलीफोन करना। रोज सुबह 1 घंटा टेलीफोन करो, शाम को 1 घंटा टेलीफोन करो। अपनी पेटी पर जितने लोग आते हैं उन सबको कहो कि अब की बार जुबली हिल में परिवर्तन करना है। ये जो ताकतें हैं जो ये खड़े होकर के मंच पर खड़े होकर के दुस्साहस करती हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है, उसको जगाने की और उसको सही सब तमाचा मार करके उसको याद दिलाने की आवश्यकता है कि देश बांटने वाली ताकतों के साथ में सामने झुकने वाला नहीं, उनके सामने बिकने वाला नहीं। और मारवाड़ के लोगों की तो डबल जिम्मेदारी, यहाँ झुकने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हमने तो निजाम को भी नहीं, निजाम को भी घुटने पर ला दिया था, तो ये अभी वालों की पता औकात कितनी हम सब लोग जानते, कभी भी नाप सकते हैं इनकी औकात। ये यहाँ आकर के बड़ी जोर जोर से मंच पे खड़े होकर बात करते रामचंद्र जी, वहां दिल्ली में देखना लक्ष्मण जी से पूछना वहां कैसी भाषा बोलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जगाने के लिए सिर्फ यहां पे आया। न डरना है, न झुकना है, न रुकना है, न थमना है और न बिकना है। पूरी ताकत के साथ में खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की विजय किस तरह से सुनिश्चित हो सकती है, हर आदमी को ये तय करना पड़ेगा, चाहे वो जुबली हिल में रहता है, चाहे जुबली हिल में नहीं रहता है। जुबली हिल चुनाव जिताने की जिम्मेदारी हमारी है, दीपक रेड्डी को जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर प्रवासी राजस्थानी इस विधानसभा में यह संकल्प ले ले, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं किसी हालत में भारतीय जनता पार्टी पराजित नहीं हो सकती, ये तय है। मोह थारी ताकत में ओळखू मने ठाए थारे कने सामान बहुत है। हमारे कहीं मारवाड़ स्टेट लोग हैं नहीं सब, ये आप राजस्थानी समझते नहीं होगे, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो मारवाड़ी सेठ लोग हैं ना हमारे, ये इनका जो पैमाना है ना वो दिखाते नहीं है ये कितना बड़ा, ये बहुत छुपा के रखने वाले लोग हैं। तो अब की बार छुपाना नहीं, हम क्या हमारी ताकत ने उगाड़ी करनी, करक नहीं कर, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना है कि हम अगर एक हैं तो हमारी मुट्ठी जो है वो इतनी ताकतवर है कि वो मुट्ठी, एक मुट्ठी के प्रहार से हम ऐसी सारी बांटने वाली ताकतों को समाप्त कर सकते हैं। मैं बस सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया। मैं 1 घंटे तक इस विषय पर बातचीत कर सकता हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कर सकता हूँ, लेकिन चुनाव का समय है। मुझे लगता है कि चुनाव के समय में भाषण देने से ज़्यादा, भाषण सुनने से ज़्यादा हमको चुनाव जिताने के लिए सुनियोजित रूप से काम करना चाहिए। अब मैंने तो एक बात बताओ भाई, अतरी देर लक्ष्मण जी आपा ने भाषण दियो, ज्ञान दियो, उन पहली जो है माननीय अध्यक्ष महोदय भी आपा ने सब ने भाषण दियो, आपा ने सब ने जिम्मेदारी दी। मुँह भी 5-7 मिनट आप सब लोगों के बीच में बात करी। हमें कितना जना ऐड जा रहे ये लगी अब बात, कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिल में ये सारी बात बैठती है, वो लोग हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े करके संकल्प की मुट्ठी बंद करें और ये तय करें कि आज से लेकर के 11 तारीख तक हम अपने काम के अलावा एक ही काम करेंगे और वो काम होगा
भारतीय जनता पार्टी को जुबली हिल में जिताना। और जो ये संकल्प करना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़े करके पूरी ताकत के साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये जयकार और आपका ये प्रयास केवल जुबली हिल का नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी की ताकत को और बढ़ाएगा, नरेंद्र मोदी जी की ताकत को मजबूत करेगा। ये भारत को विश्व का सबसे समृद्ध संकल्प, सबसे समृद्ध, सबसे संपन्न, सबसे शक्तिशाली देश बनाने के मार्ग में एक मजबूत ईंट का काम करेगा। इस संकल्प के साथ में आप सब जुटे, इसके लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आप सबका हृदय पूर्वक अभिनंदन। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।